जिससे लोगों के दिल कांप उठे। नहीं, वहां जानवर हैं। सूहू चौंक गई और उसने अनजाने में ही तीतर को जमीन पर फेंक दिया और अपने दोनों हाथों और पैरों का उपयोग करते हुए शाखा पर चढ़ने के लिए निकटतम ऊंचे पेड़ की ओर भागी। ओह, एक जंगली सुअर जो किसी वयस्क जितना लंबा और भैंसे जितना मजबूत था, उसकी आंखों से खून टपक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई हाँक रहा हो और वह जंगल में बेतहाशा भाग रहा था। वह घबराकर घास से बाहर कूद गया और संयोग से वह उस बड़े पेड़ से टकरा गया जिस पर सूहू चढ़ रहा था, और उसके नुकीले नुकीले दांत पेड़ के खंभे में चुभ गए। सूअर का सिर लगभग विकृत हो गया था और उसकी गर्दन की हड्डियां टूट गई थीं। चटक चटक, जोरदार टक्कर के कारण पेड़ का तना नीचे से ऊपर तक फट गया और विशाल वृक्ष का मुकुट टूटकर गिर गया। हे भगवान, ये तो डरावना है। सूहू को अपने भयभीत दिल को शांत करने का समय नहीं मिला। वह घबराहट में पेड़ के खंभे से नीचे फिसल गया और जमीन पर गिर गया। उसके पैर और पंजे अभी भी कमजोर थे। सुबह सुबह जो बकवास बनाई गई थी वह सच हो गई। अच्छी किस्मत भी। उसने अपने दिल को जोर से पकड़ लिया, अपनी सांस की तकलीफ को दबा लिया। जंगली सुअर को घूरता रहा, उसका दिमाग बंद हो गया और वह काफी देर तक स्तब्ध रहा। अभी भी इस जबरदस्त अच्छे भाग्य पर विश्वास करने में असमर्थ था। उसके दिल के शीर्ष पर कोमल मांस बिना रुके धड़क रहा था। तारानकन 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 तारानकन। सूहू ने एक बड़े जंगली सुअर का शिकार किया और गांव के सभी युवा और बूढ़े लोगों को पीने और मांस खाने के लिए आमंत्रित किया, और वो न्यू गांव उबल रहा था। जैसे ही सूरज डूबा, सूहू के घर की रसोई से मांस की तीखी गंध आने लगी। पूरे गांव के बच्चे हर घर से गंध सूंघते हुए बाहर भागे, आंगन के चारों ओर इकट्ठा हुए और आंगन की दीवार में झांकने लगे। गांव की कई बहुएं जो लिशियुए से परिचित थीं, वे उसके पास आकर सूअर का सिर, पूंछ, पानी और टूटी हड्डियों को साफ करने में उसकी मदद कर रही थीं और सूप और मांस पकाने के लिए एक और बर्तन तैयार कर रही थीं। प्रांगण के बाहर खुले स्थान में 6 वर्गाकार मेजें लगी हुई थीं, जिन पर विभिन्न परिवारों के वे पुरुष बैठे थे जिन्होंने ये समाचार सुना था। जब भुना हुआ जंगली सुअर का मांस समाप्त हो गया तो लिशियुए ने ध्यान से नर्म और कोमल दुबला मांस चुना, इसे कटोरे में परोसा, प्रत्येक परिवार के बच्चों को वितरित किया और उन्हें इसे घर ले जाने के लिए कहा। फिर उसने बची हुई बड़ी हड्डियों को 6 भागों में बांटा, उन्हें एक कटोरे में डाला और मेज पर रख दिया, चॉपस्टिक्स लगा दी और लोगों को शराब के साथ मांस खाने दिया। तारानकन 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 तारानकन। सूहू, तुम ठीक हो बच्चे? मैं 3 साल से पहाड़ों में शिकार करने नहीं गया हूं और मैंने गोली चलाते ही एक जंगली सुअर का शिकार कर लिया। 3 राउंड शराब पीने के बाद बूढ़े गांव के मुखिया को नशा हो गया। उसने सूहू के कंधे पर थपथपाया और अंगूठा दिखाया। अरे, सच बताऊं तो शुभकामनाएं, शुभ भाग्य। सूहू का चेहरा लाल हो गया था, उसे चक्कर आ रहा था और वह धारा प्रवाह बोल नहीं पा रहा था। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो भाई दिशान से पूछ लो। उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा है। ये जंगली सुअर ही था जो पेड़ के खंभे से टकराकर मर गया। लीदशान गांव के मुखिया का बेटा है। जब उसने सुबह खबर सुनी तो वह और गांव के 2 अन्य शिकारी जंगली सुअर को वापस ले जाने में सूहू की मदद करने के लिए पहाड़ की तलहटी में पहुंचे। इस समय ये देखकर कि हर कोई उसे देख रहा था, उसने सिर हिलाया और उसे खुश करने के लिए मुस्कुराया। हुजी भाग्यशाली है, इतने बड़े जंगली सुअर गहरे पहाड़ों और पुराने जंगलों में आम नहीं हैं, पहाड़ की तलहटी में तो बिल्कुल भी नहीं, जहां शिकारी अक्सर आते जाते रहते हैं। अरे अरे, सूहू की आंखें चमक उठीं और उसने अपने दिल को जोर से थपथपाते हुए कहा, भाग्य के मामले में कोई भी हमारी बहन यू की तुलना नहीं कर सकता, जो असली भाग्यशाली बच्ची है। भगवान उससे बहुत प्यार करते हैं और भाग्य अनमोल है। बहन यू, आपको फिर बच्चा कब हुआ? बूढ़ा गांव का मुखिया उलझन में था और उसने नशे में धुत लोगों के एक समूह की ओर से अपने दिल में उठ रहे संदेहों के बारे में पूछा। कल ही तो खाया था। सूहू ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान ने हमारे परिवार पर कृपा की और बहन यू के अच्छे भाग्य से मुझे मुफ्त में एक बड़ा जंगली सुअर मिल गया। तारानकन तारानकन। बहन यू, क्या ये वही गुड़िया है जिसे उनके परिवार ने कल पानी में से उठाया था? सूहू जोर से बोल रहा था, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और पास की गांव की महिलाएं उसे साफ सुन सकती थीं और धीमी आवाज में बोलने से खुद को रोक नहीं पा रही थीं। उस बच्चे में ऐसी क्या खासियत है? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। अगर तुम अपने माता पिता को नहीं चाहते तो भी तुम भाग्यशाली हो सकते हो। ये सही है, शेखी बघारना। तारानकन तारानकन। मेरी बहन यू धन्य है। लिशियुए इसे ठीक से सुन नहीं सकी, इसलिए वह चम्मच लहराते हुए और जोर से चिल्लाते हुए रसोई से बाहर निकल गई। चाहे आप माने या ना माने, कल से सिस्टर यू हमारे परिवार का हिस्सा बन गई है। अब से किसी को भी हमारी पीठ पीछे ये कहते हुए गपशप करने की अनुमति नहीं है कि हम, सिस्टर यू, हमारे आधे हैं। अन्यथा मैं उससे कड़ी लड़ाई करूंगी। अरे, सुपरिवार की भाभी, उन पर ध्यान मत दो, वे सब बातूनी लोग हैं, उनके जितना ज्ञानी होने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी लियू का भी यही हाल है। वह मांस खाने के बाद अपना मुंह बंद नहीं कर पाती।
वह जो बोलती है उससे लोग नाराज हो जाते हैं। दोनों बहुएं जो उससे परिचित थीं उसे धीमी आवाज में समझाते हुए रसोई से बाहर निकाल लाईं और उसकी बाँह खींचकर उसे वापस खींच लिया। बहू सही कह रही है। आज मैं सूहू इस अवसर पर बहन यू को गोद लेने की आधिकारिक घोषणा करता हूँ। सूहू ने महिलाओं का शोर सुना, मेज थपथपाए और अपनी पत्नी का समर्थन करते हुए खड़े हो गए। जो कोई भी हमारी पीठ पीछे गपशप करने और हमारी बहन यू के बारे में बुरा बोलने की हिम्मत करता है वह मेरे खिलाफ है। सूहू मैं सूहू भगवान की कसम खाता हूँ, जो कोई भी बहन यू को धमकाने की हिम्मत करता है उसे कभी माफ नहीं किया जाएगा। हे बस हो गया हुजी, औरतों के बीच झगड़ा करने के लिए तुम्हारा गुस्सा जायज़ है। जल्दी से बैठ जाओ और चलो पीना जारी रखें। गांव के मुखिया के दूसरे बेटे ली एरशान ने देखा कि माहौल ठीक नहीं है और लियू परिवार के बूढ़े व्यक्ति को शर्म आ गई। ली एरशान ने 3 साल पहले एक भेड़िए से सूहू की जान बचाई थी। वह और सूहू भाई और परोपकारी हैं। जरूर, मैं भाई एरशान की बात सुनूंगा। ली एरशान की बात सुनकर सूहू आज्ञाकारी ढंग से बैठ गया, मेज पर रखा शराब का कटोरा उठाया, बड़बड़ाया और सिर ऊपर करके बची हुई शराब पी गया। बूम! फिर जोर से उसे मेज पर रखा तो कान फाड़ देने वाली आवाज से लोगों के दिल दहल गए। जो कुछ महिलाएं शोरबे के परोसे जाने का इंतजार करते हुए कोने में बैठी थीं, वे सदमे से कांप रही थीं और बकवास करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थीं। तारानकन। इस घटना के बाद बछड़े की रक्षा के लिए सूहू परिवार की कठोरता लोगों के दिलों में गहराई से बैठ गई। वोनियू गांव में कोई भी, चाहे वह वयस्क हो या बच्चे, बहन यू के जीवन के अनुभव की आलोचना करने की हिम्मत नहीं करेगा। जैसे जैसे बहन यू बड़ी होती गई, सूहू के परिवार का भाग्य और अधिक समृद्ध होता गया और दिन और अधिक समृद्ध होते गए। फुयून बुढ़िया की उपाधि अधिक से अधिक व्यापक रूप से फैल गई और धीरे धीरे 10 मील और 8 गांवों तक फैल गई। बहन यू का पहला नया दांत 3 महीने में उगता है, वह 4 महीने में अपनी पहली माँ बोलती है, वह 5 महीने में रेंग सकती है, 6 महीने में चल सकती है, 7 महीने में दौड़ सकती है, 8 महीने में पढ़ना सीख सकती है और 9 महीने में पढ़ना सीख सकती है। उसने 10 महीनों में कविताएं पढ़ीं, लिखीं, 11 महीनों में सूहू के साथ पहाड़ों में पहली बार शिकार करने गई, 1000 साल पुराना गैनोडर्मा ल्यूसिडम खोदा और 1 साल की उम्र में बाघ के शावकों का एक झुंड खोदा। जब से सूहू के परिवार ने छोटे फूवा को गोद लिया है, तब से जीवन और भी अधिक सहज हो गया है। उन्होंने एक खेत खरीदा और एक नया घर बनाया। बहन कियाओ और दो एक के बाद एक पढ़ने के लिए स्कूल गए। मासूमियत और खुशी के दिन जल्दी ही बीत गए और पलक झपकते ही 5 साल बीत गए। तारानकन। भीषण गर्मी के सबसे गर्म दिन, दोपहर के समय सूरज आग की तरह तप रहा है और लू लोगों को परेशान कर रही है। गुलुलू, लहरदार नदी के पानी से एक छोटा सा सिर बाहर निकला। गुलाबी मेकअप और जेड वाली एक छोटी लड़की ने मुस्कुराते हुए अपना चेहरा पोंछा, नदी के पानी के कुछ बूंद बाहर थूके और एक वाश बेसिन के आकार के नदी के मसल को पकड़े हुए फुर्ती से किनारे की ओर तैर गई। अरे मेरा छोटा पूर्वज जो तेज धूप में है, तुम्हें देखे बिना ही थोड़ी देर बाद नदी के किनारे फिसल गया। धूप से झुलसने से सावधान रहना, जल्दी वापस आना। लिशियू अपने आंगन की दीवार के बाहर छाया में खड़ी थी, पंखा झल रही थी और नदी के किनारे की ओर देख रही थी। उसने छोटी लड़की को नदी से ऊपर आते देखा और जल्दी से उससे आग्रह किया, माँ देखो मुझे नदी की तलहटी से क्या मिला। छोटी लड़की नदी के किनारे से पानी में घुसकर वापस भागी और खजाने को पेश करने के लिए एक विशाल नदी क्लैम को पकड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। उसकी चूत की आंखें चमक रही थीं और वह बहुत सुंदर थी। पहले घर जाकर कपड़े बदल लो, वे सब भीग गए हैं और मेरा छोटा सा चेहरा धूप से लाल हो गया है। लिशियुए का कोमल हृदय लगभग पिघल गया जब उसके कानों में मुलायम और चिपचिपे दूध की आवाज आई। उसने मसल्स ली और असंतुष्ट होकर शिकायत की, लेकिन वास्तव में वह लाड़ प्यार से भरी हुई थी। माँ मैं खट्टे बेर का सूप पीना चाहता हूँ। छोटी लड़की ने उसके हाथ को प्यार से गले लगाया और जोर जोर से हिलाने लगी। पहले कपड़े बदल लो फिर पी लो। लिशियुए ने उसे अपनी बांह पर लटका दिया, दरवाजे को आंगन में धकेल दिया और चलते हुए बड़बड़ाया, मेरी 5 साल की बहन, तुम्हें अपनी छवि पर ध्यान देना होगा और तुम उन जंगली लड़कों की तरह नहीं हो सकती जो हर दिन नदी में भागते हैं, खुद को सुखाते हैं। यह एक काली कैटफिश की तरह दिखती है, सुंदर नहीं है। हे माँ आपकी उपमा बहुत सटीक है। बगल वाले घर में रहने वाला भाई टीएनयू काली कैटफिश जितना काला है। उसकी रोचक बातें सुनकर छोटी लड़की भौहें टेढ़ी करके मुस्कुराए और उसकी स्पष्ट और मधुर हंसी छोटे से आंगन में चांदी की घंटियों की तरह गूंज उठी। तुम्हारे पास अभी भी दूसरों पर हंसने का साहस है। लिशियुए गुस्से से हंसी और उसके माथे पर हल्के से हाथ मारा, तुम भी लगभग उसके जितनी ही काली हो। कहाँ है? छोटी लड़की ने प्यार से उसकी बांह को रगड़ा और एक बच्चे की तरह व्यवहार किया। किंगलुओ एक अच्छी बच्ची है जिसे स्वर्ग का आशीर्वाद मिला है, इसलिए उसका रंग सांवला नहीं होगा। सुकिंगलुओ वह नाम है जो उस छोटी लड़की ने स्वयं रखा था।
गिरना देश और शहर का पतन है। गिरना बाईं ओर का पतन है। इसका अर्थ है लोगों द्वारा छोड़ा गया मोती। जल्दी करो और अपने कपड़े बदल लो। जब तुम्हारे पिता वापस आएंगे तो हम सीप साफ कर देंगे। मीठी सुगंध जो केवल छोटी लड़की की है उसकी नाक की नोक में तैर रही थी, और ली शियू की आंखें इतनी नर्म थीं कि पानी नीचे टपक रहा था। ठीक है, छोटी लड़की ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और नाक से आवाज निकालते हुए अपने कमरे में घुस गई। खिड़की से नर्म और मोम जैसी दूधिया आवाज आई, माँ खट्टे बेर का सूप मत भूलना। सफलता, माँ अब तुम्हारे लिए खाना बनाएगी। ली शियुए ने अपने होठों को दबाया और मुस्कुराई और अपनी बाहों में क्लैम लेकर रसोई की ओर चली गई। थोड़ी देर बाद रसोई में हल्का हरा धुआं दिखाई दिया। तारानकन 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 तारानकन। चहचहाओ। हवा के साथ पक्षियों के चहचहाने की मधुर ध्वनि आ रही थी, और एक भी पंख रहित लाल किंगफिशर अपने पंख फड़फड़ाते हुए लहरदार नीली नदी के पार उड़ गया, छोटे से आंगन के ऊपर कुछ चक्कर लगाए और खिड़की के किनारे पर उतरा। मैंने तुम्हें कुछ देर तक नहीं देखा। मैं खेलने के लिए बाहर चला गया था और तुम किस बदकिस्मत आदमी को फिर से परेशान करने जा रहे हो। जब सू किंगलुओ ने पक्षियों की आवाज़ सुनी तो सू किंगलुओ के होठों के कोने पर एक कोमल मुस्कान उभरी। अपने कपड़े बदलने के बाद वह खिड़की के किनारे आई, छोटे किंगफिशर के ब्रोकेट जैसे चिकने और मुलायम पंखों को सहलाया और उसे चंचलता से छेड़ा। छोटे किंगफिशर का दिल बच्चों जैसा होता है और उसे सप्ताह के दिनों में गहरे पहाड़ों और घाटियों में खेलना पसंद होता है। फीनिक्स जानवर की सर्वोच्च महिमा के साथ वह पक्षियों और जानवरों को आज्ञा देता है और वह जानवरों का राजा है। किलियन पर्वत इसका पिछला बगीचा है और यह जितना चाहे खेल सकता है। जब यह निष्क्रिय होता है और इसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता है तो ये किसी भी जानवर को देखेगा जो आंख को अच्छा नहीं लगता है, और उसके साथ छिपकर खेलना थोड़ा मजेदार होगा। सू किंगलुओ उसके तुच्छ स्वभाव को गहराई से समझती है, इसलिए वह उसे सप्ताह के दिनों में रोकती नहीं है और उसे स्वतंत्र रूप से खेलने देती है। मालिक, मुझे अच्छी जगह मिल गई है, शायद मैं बहुत सारा सोना खोद सकूं। छोटे किंगफिशर ने उसकी कलाई को प्यार से रगड़ा और अपने मुंह से एक गहरे भूरे रंग का अयस्क थूकने के लिए इंतजार नहीं कर सका। उसकी काली आंखें चमक उठीं और वह खुशी से तारीफ का इंतजार करने लगा। ये कच्ची सोने की खान है। क्या यह नकली हो सकती है? सू किंगलुओ की आंखों में चमक के साथ उसने गहरे भूरे रंग के अयस्क को उठाया, जो पहली नज़र में पत्थर से अलग नहीं लग रहा था, और उसे करीब से देखने के लिए सूरज की ओर उठाया। बेशक ये सच है। यिन र की नज़र दुनिया के खजानों को पहचान सकती है और वह कभी गलती नहीं करेगी। छोटे किंगफिशर ने गर्व से अपना छोटा सिर उठाया और बड़बड़ाया, आप ये कर सकते हैं। किलियन पर्वत आपके द्वारा लगभग ढक लिया गया है। सू किंगलुओ खुश हुई और उसने अपने सुगंधित और कोमल हाथों से छोटे किंगफिशर के सिर को धीरे से सहलाया और एक चुलबुली मुस्कान के साथ मजाक किया। जल्दी बताओ, इस बार तुम्हें फिर से कौन सी अच्छी जगह मिली? पहाड़ों की गहराई में एक घाटी है जो कई वर्षों से धुंध में लिपटी हुई है। छोटा किंगफिशर बहुत उत्साहित था। घाटी के तल पर एक अंधेरी नदी है। गुफा में प्रवेश करने के लिए अंधेरी नदी का अनुसरण करें और भूमिगत गुफा में जाएं। आप एक भूमिगत सोने की खान देख सकते हैं। गुफा में छोड़े गए निशानों से पता चलता है कि यह लंबे समय से खुदाई की गई है। यह अतीत की बात है। भूमिगत सोने की खान, दिलचस्प। सू किंगलुओ की आंखें चमक उठीं, जिसमें थोड़ी चंचलता झलक रही थी। क्या तुम्हारा फीनिक्स ट्रू फायर सोना निकाल सकता है? बेशक, फीनिक्स ट्रू फायर दिव्य अग्नि है जो दुनिया की हर चीज को परिष्कृत करने में सक्षम है। छोटा चूजा गर्व से खड़ा हुआ, अपना मुंह खोला और अयस्क पर एक छोटी सी चिंगारी उगल दी। जिजी, कंकड़ के आकार का सोने का खदान का कच्चा माल गर्म लपटों में लिपट गया और नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से छोटा हो गया और पत्थर के कण राख में बदल गए। केवल एक सेम के आकार का सोने का कण बचा। उफ, इतना छोटा! नन्ही सी बच्ची ने अरुचि से सुनहरे कणों की ओर देखा। उसे अपनी फीनिक्स ट्रू फायर पर दया आ रही थी। यह अभी भी छोटा है, कमजोर दैवीय शक्ति वाला एक शिशु है। दानटियन में संग्रहित वास्तविक अग्नि की क्षमता सीधे दिव्य शक्ति से जुड़ी हुई है। दिव्य शक्ति कमजोर है और नियंत्रित की जा सकने वाली वास्तविक अग्नि की संख्या भी कम है। ये वास्तव में एक सेम के आकार के सोने पर बर्बाद करने लायक नहीं है। हंसी। उसकी घृणित अभिव्यक्ति ने सू किंगलुओ को खुश कर दिया और उसके होठों के कोनों से एक स्पष्ट और मधुर हंसी बह निकली। अरे, ये तो बोरिंग है, मैं खेलने बाहर गया था। छोटी सी चिड़िया मूल रूप से अपने मालिक को खजाना भेंट करना चाहती थी, ये दिखाते हुए कि उसे सोने की खान मिली है। लेकिन उसकी इच्छा सुंदर थी, लेकिन वास्तविकता क्रूर थी। खोदे गए सोने के अयस्क को परिष्कृत नहीं किया जा सकता है और यह साधारण पत्थरों से अलग नहीं है। जियो मेंग चोंग इसे थोड़ा भी स्वीकार नहीं कर सका। उसने अपने नाजुक छोटे पंखों को कुछ बार फड़फड़ाया और उड़ जाना चाहती थी। अरे, सू किंगलुओ ने उसकी उदास सूरत को देखा और टेढ़ी भौहों से मुस्कुराया। निराश मत हो यिन, मैं किसी और दिन तुम्हारे साथ भूमिगत खदान में जाऊंगा। शायद हम बेहतर गुणवत्ता वाला अयस्क खोद सकें।
ठीक है, कल चलते हैं। ये देखकर कि मालिक की रुचि सोने की खदानों में है, छोटे चूजे की गहरी आंखें चमक उठीं और उसमें पुनः ऊर्जा आ गई। कल नहीं। सुकिंग की आंखें धुंधली हो गईं। मैंने सुना है कि हाल ही में डाकू आते जाते रहे हैं और मेरी माँ बहुत सख्त हैं और उन्हें इधर उधर फटकने नहीं देती हैं। वहाँ डाकू हैं। छोटी लड़की हर दिन बाहर घूमती थी और अच्छी तरह से जानती थी। नदी के दूसरी तरफ एक अमीर परिवार को लुटेरों का संरक्षण प्राप्त था और उन्होंने बहुत सारी अच्छी चीजें चुरा ली थीं। परिवार ने अपराध की सूचना दी और काउंटी के अधिकारी कई बार आए, लेकिन वे किसी को पकड़ने में असफल रहे। ओह, मैं लोगों को पकड़ नहीं सकती और मेरी माँ और भी अधिक चिंतित है। वह निश्चित रूप से मुझे बाहर नहीं जाने देगी। सुकिंगलुओ ने अपना छोटा सा चेहरा पकड़ते हुए आह भरी। तो फिर चलो थोड़ा और जीते हैं। छोटी लड़की बहुत विचारशील है। वैसे भी सोने की खान से भागना संभव नहीं है और डाकुओं को पकड़ने के लिए जाने में बहुत देर नहीं होगी। ओह, यही एकमात्र रास्ता है। सुकिंगलुओ ने अपना सिर नीचे झुका लिया, उदासीन। सौभाग्य से यह नदी के किनारे के करीब है, इसलिए मैं समय समय पर पानी में खेलने के लिए बाहर निकल सकती हूँ, अन्यथा मैं हर दिन घर पर फंस जाती और मैं मरने तक ऊब जाती। गुरुजी, मैं पहाड़ों के आसपास जाकर कुछ जड़ी बूटियां तोड़कर वापस आऊंगा। छोटा किंगफिशर बहुत चंचल था, एक पल के लिए भी खुद को रोक नहीं सका। अपने छोटे पंखों को कुछ बार फड़फड़ाया, एक बहाना ढूंढा और फिर से उड़ गया। ऐसा आदमी जिसके पास कोई वफादारी नहीं है, वह बस अकेले खेलने के लिए बाहर निकलना जानता है। सुकिंगलुओ ने ईर्ष्या से छोटे चूजे को उड़ते हुए देखा और उदास होकर खिड़की बंद कर दी। चूंकि आपके पास खेलने के लिए कुछ नहीं है, तो चलो सोते हैं। वह अभी भी एक बच्ची है जो बड़ी नहीं हुई है। हड्डियों के विकास के लिए सोना अच्छा है और एक उचित झपकी उसकी लंबाई बढ़ा सकती है। तारानकन तारानकन, बहन यू, खट्टा बेर सूप तैयार है। लिशियुए उबले हुए खट्टे बेर का सूप लेकर छोटी बेटी के बेडरूम में आया। खिड़की से बिस्तर पर लेटे हुए सो रहे छोटे आदमी को देखा, मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया और ट्रे लेकर रसोई में लौट आया। उसने खट्टे बेर के सूप का एक पूरा बर्तन एक साफ लकड़ी के बैरल में डाला और लकड़ी के बैरल के साथ कुएं की ओर चली गई। खट्टे बेर का सूप कुएं के पानी से ठंडा हो गया था, इसलिए ये ताज़ा और ठंडा था और जब बहन यू जाग गई तो ये पीने के लिए बिल्कुल सही था। जैसे ही उसने मन ही मन सोचा, उसके हाथों की गति तेज हो गई। उसने लकड़ी के बैरल को रस्सी से लटका दिया, कुएं में डूब गया और पानी की सतह पर तैरने लगा। लकड़ी का बैरल रखने के बाद वह बर्तन साफ करने के लिए रसोई में वापस चली गई, जब तक कि सब कुछ साफ नहीं हो गया। सुई और धागा लेने के बाद मैं रूमाल पर कढ़ाई करने के लिए आंगन की छाया में बैठ गई। उसकी सुई का काम बहुत अच्छा है, जिसमें बारीक टांके और चमकीले रंग हैं और वह महिलाओं के बीच बहुत लोकप्रिय है। बहन यू के इस घर में आने से पहले उसने अपने परिवार को सब्सिडी देने के लिए कढ़ाई वाले रूमाल का इस्तेमाल किया। हालांकि हाल के वर्षों में उनके परिवार की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन उन्होंने इस कला को नहीं छोड़ा है। उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता और वे अपनी बड़ी बेटी और बेटे के लिए कुछ रूमाल और पर्स कढ़ाई करके बनाती हैं, जो पहले ही स्कूल जा चुके हैं। तारानकन 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 तारानकन। सुकिंगलुओ शाम तक सोती रही और जब वह जागी तो रसोई पहले से ही धुएं से जल रही थी और ली शियू ने रात का खाना बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही सूरज डूबा, सूहू गांव में शिकारियों के साथ शिकार से वापस आया, बातें करते और हंसते हुए पहाड़ी से नीचे चला गया और गांव के प्रवेश द्वार पर पुराने पगोडा पेड़ के नीचे बैठे ग्रामीणों का गर्मजोशी से स्वागत किया, छाया का आनंद लेते हुए और बातचीत करते हुए। सू परिवार के लड़के, आज तुमने क्या पकड़ा? भूरे बालों वाले बूढ़े गांव के मुखिया ने अपनी सिगरेट की डंडी को एड़ियों पर पटक दिया और अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर अपने आंगन से बाहर चले गए। मुस्कुराती आंखों के साथ वह सूहू की पिछली टोकरी में देखते रहे। ज्यादा नहीं, मुझे आपके बूढ़े आदमी का सम्मान करने और दांत पीटने के लिए एक खरगोश मिला है। सूहू ने अपने कंधों से तसला उतारा, बड़ी सूझबूझ से भूरे बालों वाले खरगोश को बाहर निकाला और उसे गांव के मुखिया की बाहों में ठूंस दिया। खरगोश अभी भी जीवित था, उसका दाहिना पैर टूट गया था और वह दर्द से सिकुड़ रहा था। हा, सू परिवार का लड़का सक्षम है। बूढ़े गांव के मुखिया ने कान से कान तक मुस्कुराया और व्यवसाय के बारे में बात करना नहीं भूला। आपकी बहन कियाओ ने पहले ही काउंटी में स्कूल जाने के बारे में आपसे संपर्क किया है। मिंगशुई कॉलेज हमारे काउंटी का सबसे अच्छा कॉलेज है। धन्यवाद ग्राम प्रधान, आपको चिंतित करने के लिए। सूहू ने जब ये शब्द सुने तो वह बहुत खुश हुआ और उसके उत्साहित शब्द एक वाक्य भी नहीं बन पाए। कल मैं फिर से फुरोंग टाउन जाऊंगा और आपके सम्मान में अच्छी शराब के कुछ जार खरीदूंगा। ग्रामीण इलाकों में सभी लोग परिवार के सदस्य होते हैं, इसलिए इतने विनम्र मत बनो। बूढ़े गांव के मुखिया ने खरगोश को पकड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा, यह आपकी क्याओजी है जो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही है। उसने 13 साल की उम्र में एक विद्वान के रूप में परीक्षा उत्तीर्ण की। वह 100 वर्षों में वोनियू गांव की पहली महिला विद्वान है। भविष्य में वह काउंटी परीक्षा पास करेगी और एक महिला अधिकारी के रूप में भर्ती होगी।
ये हमारे पूरे वोनियू गांव का गौरव भी है। अरे कृपया मुझे बताओ कि कियाओजी भविष्य में बहुत होनहार होगी, उसे तुम्हारा सम्मान करने दो। ये सुनकर सूहू बहुत खुश हुआ और वह मूर्खतापूर्ण बातें करता रहा। देर हो रही है, जल्दी घर जाओ, मेरी बहू ने खाना बना लिया होगा और तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। बूढ़े गांव के मुखिया ने प्रसन्नतापूर्वक सुना और जुरीदार मुस्कान के साथ गुलदाउदी को बुलाया। अरे मैं अभी वापस आता हूँ। सूहू खुश था और गांव के मुखिया को अलविदा कहकर तेजी से चलने लगा। वह अपने परिवार के साथ खुशखबरी साझा करने के लिए अधीर था। तारानकन 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 तारानकन, उसके पिता वापस आ गए हैं। लिशियुए ने रात का खाना बनाया, पंखा झलते हुए गेट पर अपने पति और बच्चों के स्कूल से घर आने का इंतजार किया। दूर से उस परिचित व्यक्ति को करीब आते देख उसने बाड़ का दरवाज़ा खोला और अस्पताल में उसका स्वागत किया। बहू, हमारी बहन कियाओ का काउंटी में स्कूल जाना तय हो गया है। सूहू ने अपनी पिछली टोकरी उतारी, उसे आंगन में रखा और एक नज़र में बड़े पानी के टैंक में क्लैम को देखा। उसने बस कुछ शब्द कहे और एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। हे भगवान, क्लैम कहाँ से आया? यह इतना बड़ा है। बहन यू ने इसे नदी के तल से निकाला। लिशियुए ने आधा वाक्य सुना, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी खुशी व्यक्त कर पाती, उसने देखा कि वह हतप्रभ होकर मसल को देख रहा था और वह रोने या हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। पिताजी, सीपियों में मोती हो सकते हैं, उन्हें तोड़ते समय सावधान रहें, मोती न तोड़ें। सुकिंग्लुओ जाग गई और जब उसने शोर सुना तो वह खिड़की से अपना आधा शरीर बाहर झुका और मुस्कुराते हुए अपने हाथ पर अपनी ठोड़ी रखकर आंगन में देखने लगी। बहन यू, क्या तुम्हें सचमुच ये समझ में आया? सूहू की आंखें अविश्वास से फैल गईं और उसका चेहरा थोड़ा अजीब था। पिता ने अपने जीवन में कभी इतना बड़ा नदी क्लैम नहीं देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि वह आत्मा बन गए हैं? तुम क्या बकवास कर रहे हो? लिशियुए ने उसे गुस्से से देखा। बच्चे को डराने से सावधान रहो। आत्माओं और राक्षसों का सिद्धांत हमेशा से लोगों के बीच व्यापक रूप से प्रसारित किया गया है। कुछ ग्रामीण इस पर गहराई से विश्वास करते हैं। जब वे अकल्पनीय रहस्यों का सामना करते हैं तो वे आत्माओं और राक्षसों के बारे में बात करना पसंद करते हैं। जितना अधिक वे बात करते हैं उतना ही वे अधिक दुष्ट बन जाते हैं। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि सूहू ने कभी भी वाशबेसिन के आकार का मसल नहीं देखा था, न ही उसके पिता, उसके दादा या उसके दादा के दादा ने कभी देखा था। पहली बार जब उसने इतना बड़ा क्लैम देखा तो न जाने क्यों उसके मन में आत्माओं का ख्याल आया। माँ, कोई बात नहीं, मैं इतना डरपोक नहीं हूँ। अपने फुर्तीले छोटे शरीर के साथ सूकिंग कमरे से बाहर निकली और बड़े पानी के टैंक के पास आए। चंचल छोटी लड़की ने टैंक के तल में डूबे हुए सीप को देखा, अपनी पलकें खींची और चेहरा बनाया और एक प्यारी सी दूधिया आवाज से उसे डरा दिया। मेरे पिता ने कहा कि तुम आत्मा बन गए हो। अगर तुम वाकई मानवीय भाषा समझ सकते हो तो तुम सीप खोलकर मोती थूक सकते हो। अगर तुम अवज्ञा करने की हिम्मत करते हो तो अपने सीप खोल को तोड़कर सूप बनाओ। गुलुलू। टैंक के तल से बुलबुले की एक श्रृंखला उठी और ऐसा लगा जैसे मसल्स इतनी तेजी से हिल रहा था कि लगभग अदृश्य हो रहा था। मैं 3 तक गिनूंगा। यदि तुम खोलने की पहल नहीं करोगे तो मैं पिताजी को हथौड़े से उसे तोड़ने दूंगा। सूकिंग्लुओ की चमकदार आंखें चालाकी से चमक उठीं और उसके बर्फ सफ़ेद और गुलाबी हाथ एक एक करके उंगलियां पानी की सतह तक पहुंच गए। 1 2 3। गुलुलू। टैंक के तल से हवा के बुलबुलों की एक लंबी श्रृंखला उठी और सीपियां जोर से हिलने लगीं, मानो वे भय से कांप रही हों। हे भगवान, उसके पिता, क्या ये संभव है कि आपने सही निशाना मारा हो? वह वास्तव में प्रतिभाशाली बन गया। ली जियू के रोंगटे खड़े हो गए और उसे ठंडा पसीना आने लगा। बहन यू, मुझे क्या करना चाहिए? सूहू का सिर भी सुन्न हो गया था और वह आदतन अपनी बेटी की ओर देख रहा था। पिछले 5 वर्षों के अपने अनुभव के अनुसार उनकी बेटी एक भाग्यशाली बच्ची है जिसे स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त है और उसने जो कहा वह बिल्कुल सही है। तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। सूकिंग्लुओ ने दोनों जोड़ों की घबराहट की परवाह नहीं की। उसकी भौहों के बीच एक सुनहरी रोशनी चमक उठी और एक अदृश्य दबाव पानी के तल में भाग गया, जिसने विशाल क्लैम शेल को ढक दिया। आज्ञाकारी बनो और तुम्हें घर जाने दो। गुलुलू। अदृश्य दबाव के कारण नदी के मसल के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी और वह डर गया। क्लैम शेल कांपते हुए पानी के तल पर खुल गया और उसके अंदर कबूतर के अंडों के आकार के दर्जनों मोती दिखाई दिए। मोती विभिन्न रंगों में उपलब्ध होते हैं, जैसे सफ़ेद, गुलाबी, हल्का नीला, काला। शियाहुई की पृष्ठभूमि के सामने भव्य रंग चमकदार रोशनी को प्रतिबिंबित करते हैं। माँ, वाशबेसिन लाओ और मोती पकड़ो। सूकिंग्लुओ ने खुशी से मुस्कुराते हुए कमल की जड़ जैसी अपनी सफ़ेद और कोमल भुजाओं के साथ पानी के तल में हाथ डाला, एक मोती निकाला और मुस्कुराते हुए उसे ली जियू को सौंप दिया। अरे अच्छा। ली शियुए का डर अब सुखद आश्चर्य में बदल गया और उसका उत्साहित छोटा सा दिल कांप उठा। उसने मोती लिया, उसे देखे बिना 2-3 कदम चलकर रसोई में वापस चली गई और सब्जियां धोने के लिए एक बर्तन ले आई।
सू किंगलुओ ने पानी के तल से एक एक करके मोती निकाले, उन्हें वॉश बेसिन में डाला और उन्हें बाहर निकालते समय खुशी खुशी उनकी गिनती की। 1, 2, 3, 20, 31, 36, कुल 36 मोती। बुद्ध आशीर्वाद दें, भगवान का धन्यवाद करें, आशीर्वाद के लिए भगवान का धन्यवाद करें, पुरस्कार के लिए भगवान का धन्यवाद। अमिताभ। लीजिए वॉश बेसिन पकड़े हुए थी, उसकी बाहें अनियंत्रित रूप से कांप रही थीं और वह सोचना बंद नहीं कर पा रही थी। बहन यू, हमने मोती ले लिया है, हम अपना वादा नहीं निभा सकते, पिताजी जाकर इसे छोड़ देंगे। सूहू ने चमत्कारी दृश्य देखा और गांव वालों द्वारा अकेले में सुनाई गई विचित्र कहानियां उसके दिमाग में कौंध गईं और वह ईश्वर के प्रति असीम विस्मय महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। पिताजी को परेशान मत करो, मैं अभी जाऊंगा। सू किंगलुओ को यह अच्छी तरह से पता था कि सीपियां केवल लंबे समय तक जीवित रहती हैं और एक कमजोर आध्यात्मिक बुद्धि पैदा करती हैं, जो परिष्कृत रूप बनने और दुनिया में अनियंत्रित रूप से चलने के चरण तक पहुंचने से बहुत दूर है। चलो पापा, आप और आपकी माँ जल्दी से घर के अंदर चले जाओ, बाहर वालों को मोती मत देखने देना। सूहू ने भयभीत होकर जाने की जिद की। उसने पहले टैंक के नीचे से मसल्स को उठाया, आंगन से बाहर निकला और नदी के किनारे भाग गया। बहन यू, वह मसल। ली शियुए ने अपने पति को उथले पानी की ओर भागते हुए देखा, उसका उत्साह धीरे धीरे शांत हो गया, लेकिन वह असहज महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। माँ, चिंता मत करो, सब ठीक है, सू किंगलुओ ने प्यारी सी दूधिया आवाज में कहा और उजली मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मैं एक भाग्यशाली बच्ची हूँ। मैं अनमोल जीवन के साथ पैदा हुई हूँ और अपनी किस्मत खुद लेकर आई हूँ। ये सही है, हमारी बहन यू ने कहा कि यह सब ठीक है, इसलिए यह निश्चित रूप से ठीक है। धूप भरी मुस्कान ली शियू की आंखों में चमक उठी, उसके दिल को गर्म कर दिया, उसे एक पल में चिंता को भुला दिया और उसके गले में लटका हुआ दिल उसके पेट में वापस आ गया। तारानकन 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 तारानकन। कबूतर के अंडों के आकार के मोती मिलना मुश्किल है और अगर आपके पास बाजार में पैसे भी हों तो भी आप उन्हें नहीं खरीद सकते। अन्यथा हम उन्हें बेचकर अपने 3 बच्चों के लिए पारिवारिक विरासत के रूप में नहीं छोड़ेंगे। पिछले 5 सालों में छोटे किंगफिशर की गुप्त मदद से सूहू पहाड़ों में शिकार करने गया, मानो वह कांटे पर हो। पक्षी और जानवर खुद को जाल में फंसा लेते थे और दुर्लभ जंगली शिकार हर जगह पाया जा सकता था। एक शिकारी के रूप में अपने जीवन के शिखर पर पहुंच गया। आज का सू परिवार अब दरिद्र, गरीब और घर बसा हुआ परिवार नहीं है। बो के पास एक पारिवारिक संपत्ति है और सूहू का मन भी बदल गया। जब वह सीपियों को छोड़ने से वापस आया तो उसने अलग अलग रंगों के 36 चमकदार मोतियों को देखा और पहली बात जो उसने सोची वह ये थी कि उन्हें पैसे के लिए नहीं बेचना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने बच्चों के लिए छोड़ देना चाहिए। खास तौर पर सबसे छोटी बेटी जो परिवार में सौभाग्य लेकर आई है। एक प्यार करने वाले पिता के रूप में वह बहन यू के लिए यथासंभव सर्वोत्तम चीजें रखना चाहता है। नहीं, घर में मोती रखना सुरक्षित नहीं है। ली शियू ए ने बंद दरवाजों और खिड़कियों पर सावधानी से नजर डाली और सोचा, हमारे जैसे परिवार में हम इतने अच्छे मोती का उपयोग कैसे कर सकते हैं? अगर कोई इसे देखता है और लालची लोगों को आकर्षित करता है तो इस डर से कि यह आपदा का कारण बनेगा, हमें इसे बेच देना चाहिए और इसे चांदी के लिए बदलना चाहिए। बहन कियाओ 13 साल की है और 2 साल में उसकी शादी की बातचीत होगी और उसे उसके लिए दहेज खरीदना है। अब जब वह काउंटी शहर में पढ़ने जा रही है तो मुझे एक बेटी के रूप में उसके लिए एक घर किराए पर लेने की चिंता है। मैं काउंटी शहर में एक छोटा सा यार्ड खरीदना चाहता हूँ। हमारा परिवार आप किसी भी समय वहां जा सकते हैं और उसकी देखभाल करने के लिए कुछ समय तक रह सकते हैं। इस तरह से गणना करने पर कई स्थानों पर पैसे खर्च करने की आवश्यकता होगी। हमारे परिवार द्वारा बचाए गए थोड़े से पैसे काउंटी में एक यार्ड खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। माँ, मैं शादी के बारे में बात नहीं करना चाहता। जब ली शियुए बात कर रही थी तो मुख्य कमरे का दरवाजा बाहर से खुला हुआ था। सूजिकिन और सू जिक्सुआन, बहन और भाई, जब स्कूल से वापस आए तो कमरे के बाहर से उसकी बातें सुन लीं। सूजिकिन, जिसे सिस्टर कियाओ के नाम से भी जाना जाता है, जब उसने सुना कि वह शादी के प्रस्तावों का जिक्र कर रही है तो वह नाराज हो गई। मैं इंपीरियल अकादमी में भर्ती होना चाहती हूँ, एक महिला अधिकारी बनना चाहती हूँ। क्या कोई ऐसी लड़की है जो शादी के बारे में बात नहीं करती? ली शियुए एक पल में दुखी हो गई और उसकी आवाज़ एक सब तक ऊपर उठ गई। स्कूल जाने और शादी की चर्चा करने के बीच कोई संघर्ष नहीं है। पहले शादी का निपटारा क्यों नहीं किया और महिला अधिकारी में भर्ती होने के बाद शादी क्यों नहीं की? यह उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचती हो। शादी के बाद औरत बदचलन हो जाती है। किस पति के परिवार से बात करना इतना आसान है? जब चाहो शादी कर लो। सूजिकिन गुस्से से कान पर बैठ गई और एक नाजुक चेहरे के साथ उसे मना कर दिया। अगर मैं अभी भी महिला अधिकारी परीक्षा पास करने में विफल रहती हूँ तो उन्हें अभी भी जीवन भर इंतजार करना होगा। अगर तुम परीक्षा में पास नहीं हुए तो शादी कर लो। ली शियुए परेशान था। ये सिर्फ हार मानने की बात है, इसलिए आप मुझ पर गुस्सा मत होइए।
मैं शादीशुदा नहीं हूँ। सुजुकिन ने अपनी सारी ऊर्जा को रोक लिया और पहाड़ों से बाहर निकलकर हलचल भरी राजधानी शहर में जाना चाहता था। अगर मैं महिला अधिकारी की परीक्षा पास नहीं कर पाया तो मैं एक महिला शिक्षक बनने के लिए कॉलेज जाऊंगा, पढ़ाऊंगा और अकेले रहूंगा। बच्चे, क्या तुम मुझे चोदना चाहते हो? ली शियुए एक रूढ़िवादी सोच वाली साधारण किसान बहू है और वह विचलित टिप्पणियों को स्वीकार नहीं कर सकती। अरे बहू, नाराज मत हो, बच्चा बड़ा हो गया है और उसके अपने विचार हैं। सूहू ने माँ और बेटी को अधिकाधिक बातें करते हुए देखा और थके हुए भाव से अपनी भौहों के बीच की जगह को रगड़ा। माँ, शांत हो जाओ, मेरी बहन ने जो कहा वह सही है। सू किंगलुओ ने सू जिक्सुआन की ओर देखा और देखा कि उसकी पलकें थोड़ी झुकी हुई थीं और वह एक छोटे वयस्क की तरह अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे पकड़े हुए था। जाहिर तौर पर उसका महिलाओं के विवाद में शामिल होने का कोई इरादा नहीं था। एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ उसने अपने मुंह के कोनों को हिलाया, लेकिन हताशा में वह केवल खुद ही बाहर कूद सकता था और एक प्यारी सी दूधिया आवाज के साथ शांति निर्माता के रूप में कार्य कर सकता था। इसके बारे में सोचो, हमारे घर के पास के 10 मील और 8 गांवों के सभी लड़के काले हैं, जिनका रंग काली कैटफिश की तरह काला है। मेरी बहन की बराबरी कौन कर सकता है? मेरी बड़ी बहन सुंदर और सुशिक्षित है। स्कूल के शिक्षकों ने भी उसके उज्ज्वल भविष्य की प्रशंसा की है और कहा है कि वह राजधानी जाकर महिला अधिकारी की परीक्षा देना चाहती है। मेरी बहन का अद्भुत जीवन एक गरीब पहाड़ी घाटी तक सीमित नहीं रह सकता। केवल राजधानी के साहित्यकार ही हमारे परिवार के स्वर्णिम फीनिक्स के योग्य हो सकते हैं। तारानकन तारानकन तारानकन। आप। ली शियुए ने काली कैटफिश की बात सुनकर हंसते हुए गुस्से से अपना माथा ठोंका। छोटा मुंह तीखा और कड़ा होता है और इसका इस्तेमाल लोगों को लुभाने के लिए किया जाता है। माँ, मैं ये सब अपनी माँ के लिए भी कर रहा हूँ। सू किंगलुओ ने असहायता से अपने कड़वे माथे को छुआ और अवचेतन रूप से पीछे झुक गई। वह महिला कितनी सुंदर है जो एक अधिकारी है, काली कैटफिश की सास से भी कहीं बेहतर है। हे, अब सूहू और सू जिक्सुआन भी खुश हो गए और जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं सके। पूह। सुजुकिन को सास शब्द सुनकर शर्म और गुस्सा आया और उसने धीरे से थूका, आप बहुत कुछ जानती हैं। बहन, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, देखो माँ हंस रही है। सू किंगलुओ ने जानबूझकर छोटा चेहरा बनाया और दयनीय होने का नाटक किया। ठीक है, चलो खाना खाते हैं। सूहू ने माहौल को गर्म होते देखा और अवसर गंवाए बिना विषय बदल दिया। बच्चे पूरे दिन पढ़ने के बाद थक गए हैं, उन्हें जल्दी से खाना खिलाओ और आराम करने के लिए घर वापस जाओ। सफलता, मैं खाना परोसता हूँ, पहले खाना खा लें फिर बात करेंगे। ली शियुए को सू किंगलुओ ने टोका। उसका दबा हुआ गुस्सा अदृश्य हो गया और वह बिस्तर से बाहर आ गई। माँ, मैं आपकी मदद करूंगा। सू जिक्सुआन ने सू किंगलुओ की ओर मुंह बनाया और अपनी माँ के पीछे रसोई घर में चला गया। बहन यू, धन्यवाद। सुजुकिन ने अपनी माँ को कमरे से बाहर जाते हुए देखा, फिर आगे झुका और धीरे से अपनी बहन के छोटे से सिर को छुआ। बहन, हम एक परिवार हैं, इसलिए धन्यवाद। सू किंगलुओ की भौहें और आंखें मुस्कुराहट से टेढ़ी थीं और गुलाबी मेकअप और जैद के साथ उसका छोटा चेहरा मोमबत्ती की रोशनी में और भी अधिक निर्दोष और उत्तम लग रहा था। सिस्टर यू सही कह रही हैं, एक परिवार दो परिवारों के बारे में बात नहीं करता। उन्हें बारी बारी से धन्यवाद मत दीजिए, बस जन्म के बारे में सुनिए। सूहू ने छोटी बहन की ओर देखा जो एक दूसरे को गर्मजोशी से देख रही थी। कंध के ऊपर से सफ़ेद शराब की एक छोटी बोतल निकाली, बोतल खोली और एक घूंट लिया। मधुर शराब उसके गले में उतर गई। उसने खुशी से बोतल घुमाए और एक छोटा गीत गुनगुनाया। हंसी मधुर धुन ने मेरे कानों को आकर्षित किया और बहनें सुजुकिन और सू किंगलुओ एक दूसरे को देखने लगीं और हंसने से खुद को रोक नहीं सकीं। तारानकन 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 तारानकन। ली शियू अपनी बेटी के बारे में चिंतित थी और उसने काउंटी सीट में एक घर खरीदने का मन बना लिया। सूहू ने शराब पी थी और उसका सेरेब्रल कॉर्टेक्स उत्तेजित था, इसलिए उसने उसी रात यह निर्णय लिया। सूकिंग को पत्र मिला और वह इतना उत्साहित था कि वह पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया। अपनी उंगलियों पर दिन गिनते हुए, अकादमी में छुट्टी कब होगी, अपनी यात्रा शुरू करने से पहले कितने दिन बचे हैं, इसकी गिनती करते हुए वोनियू गांव से काउंटी सीट तक फुरोंग टाउन से होकर जाना जरूरी है। धूप वाले दिन फुरोंग टाउन तक गधा गाड़ी से जाने में 5 घंटे लगते हैं और फिर शहर से काउंटी सीट तक घोड़ा गाड़ी में बदल जाते हैं। सुबह जल्दी गांव से निकलें और शाम को काउंटी सीट पर पहुंचें। जब मौसम सुंदर नहीं होता, हवा और बारिश होती है और पहाड़ी सड़क पर चलना आसान नहीं होता, तो इसमें अधिक समय लगेगा। वह काउंटी के गेट बंद होने से पहले इसे नहीं बना सकता था, इसलिए उसे खुले में खाना और सोना पड़ा और एक रात गाड़ी में सोया और फिर अगले दिन गेट खुलने पर शहर में प्रवेश किया। परिवार को काउंटी सीट पर ले जाना आसान नहीं है। ली शियुए ने पहले से तैयारी कर ली थी। रास्ते में बच्चों को प्यास लगने पर पानी पीना पड़ता है, भूख लगने पर खाना पड़ता है, बारिश होने पर छाते लाने पड़ते हैं, कपड़े गीले होने पर कपड़े बदलने पड़ते हैं, धक्कों से टकराना पड़ता है और खून बहने से रोकने के लिए मरहम की जरूरत होती है।
उन्होंने बहुत सारी चीजें एकत्र की और उन्हें उसकी और सूहू की पिछली टोकरियों में भर दिया, लेकिन फिर भी वे फिट नहीं हो सकी। जाने से पहले बहन कियाओ और दो को एक एक टोकरी उठानी पड़ी, और बहन यू ने भी एक छोटी टोकरी शालीनता से उठाई जिसमें कुछ छोटी छोटी चीजें भरी थीं जो उसे लगा कि उसे चाहिए। तारांकन 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 तारांकन। अकादमी की गर्मी की छुट्टियों के दूसरे दिन सूहू का परिवार सुबह जल्दी उठा, दरवाजे और खिड़कियां बंद करके उन्हें ताले से बंद कर दिया। गांव के मुखिया को नमस्ते कहने के बाद हम नाव से नदी पार कर गए, एक गधा गाड़ी लेकर पड़ोसी गांव में पहुंचे और मिंगशुई काउंटी की यात्रा पर निकल पड़े। 3 बच्चे जिन्होंने कभी लंबी यात्रा नहीं की थी बहुत उत्साहित थे, गधा गाड़ी पर खुशी से हंस रहे थे, उनके हंसमुख चेहरे सुबह के सूरज की तरह थे, युवा जोश से भरे हुए। जब वयस्कों ने बच्चों की हंसी सुनी तो वे अपने होठों को सिकुड़ने से नहीं रोक सके और उन्हें खुशी महसूस हुई और वे ऊर्जावान महसूस करने लगे। जब सूहू का परिवार फुरोंग टाउन पहुंचा तो उन्होंने और समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने कोई ब्रेक नहीं लिया और फिर मिंगशुई काउंटी के लिए गाड़ी बदल ली। ये गाड़ी गधे की गाड़ी से बहुत बड़ी है और इसमें 10 लोग बैठ सकते हैं। प्रत्येक यात्री को यात्रा के लिए 15 तांबे के सिक्के देने पड़ते हैं और बच्चों को वयस्कों के बराबर किराया देना पड़ता है। सिस्टर यू जैसी 5 साल की बच्ची को भी सीट लेने के लिए यही शुल्क देना पड़ता है। सूहू ने 75 तांबे के सिक्के गिने, उन्हें गाड़ी के मालिक को सौंप दिया और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गाड़ी में बैठ गया। जब 10 यात्री इकट्ठे हो गए तो ड्राइवर ने कुशलता से चाबुक घुमाया और घोड़ों को दूर भगा दिया। तारांकन 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 तारांकन। भीषण गर्मी के मौसम में दोपहर के समय गाड़ी आगे की ओर हिलती रहती थी तथा पीछे का डिब्बा घुटन भरा तथा गर्म होता था तथा पर्दे खुले होने के बावजूद भी यह कष्टदायक होता था। एक कड़वे चेहरे के साथ सू किंगलुओ ने ली जियू ए की सहमति प्राप्त करने से पहले लंबे समय तक संघर्ष किया, गाड़ी से बाहर निकल गया, सामने की शाफ्ट पर बैठ गया और गाड़ी से हवा उधार लेकर रास्ते भर जमा हुए अवसाद को दूर कर दिया। वह छोटी सी लड़की जो केवल 5 वर्ष की थी अपने छोटे छोटे पैरों को लटकाते हुए रास्ते के सुंदर दृश्यों को निहार रही थी और खुशी से खिलखिला रही थी। हुलाला। आगे जंगल में पक्षी घबराकर चारों दिशाओं में उड़ने लगे, आकाश में मंडराते हुए बिना रुके गाते रहे। सू किंगलुओ की नसें अचानक तनावग्रस्त हो गईं और उसके कानों की नोकें थोड़ी सी हिल गईं। उसने तलवारों की टकराहट, दर्द से हिनहिनाते घोड़ों और महिलाओं और बच्चों की भयभीत चीखें सुनी। उसने तुरंत छोटे किंगफिशर को ध्वनि संदेश भेजा जिससे वह स्थिति की जांच करने के लिए चला गया। स्पष्ट। छोटे किंगफिशर ने गाड़ी के ऊपर आधा चक्कर लगाया, अपने पंख फड़फड़ाए और बिजली की चमक की तरह उड़ गया। ये ठीक नहीं है, ऐसा लगता है कि आगे कुछ हुआ है। ड्राइवर कई वर्षों से आधिकारिक सड़क पर चल रहा है, फुरोंग टाउन और काउंटी सीट के बीच आता जाता रहता है और वह सड़क की स्थिति और इलाके से बहुत परिचित है। पहाड़ी रास्ते के एक मोड़ पर मुड़ते समय जब उसने आगे लड़ाई की आवाज़ सुनी तो उसने जल्दी से लगाम पकड़ी, घोड़े का सिर घुमाया और सामान्य से दोगुनी गति से पीछे की ओर भागा। क्या हो रहा है? तुम वापस कैसे चले गए? कार्मेन, तुम्हारा क्या मतलब है? पीछे के डिब्बे में बैठे उदास और असहज महसूस कर रहे नींद में डूबे यात्री बहुत नाराज थे और अपना असंतोष जाहिर करने के लिए चिल्लाने लगे। तुम किस बात पर चिल्ला रहे हो? आगे एक हत्या हो रही है, अगर तुम जल्दी नहीं आओगे तो क्या तुम मरना चाहते हो? कोचवान 30 साल का आदमी था जिसके कंधे बड़े और कमर गोल थी। एक भयंकर शेर की दहाड़ के साथ शोर तुरंत गायब हो गया। तारांकन 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 तारांकन। गाड़ी 2 मील तक पीछे चली गई लेकिन कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया, इसलिए कोचवान ने गहरी सांस ली और लगाम खींच ली। जैसे ही गाड़ी रुकी, गाड़ी में बैठे लोग एक एक करके बाहर कूद पड़े, या कांपते हुए जंगल में छिप गए, या शरीर टेढ़ा करके घास पर बैठ गए। उनके पैर और पंजे इतने कमजोर हो गए थे कि वे हिल नहीं सकते थे। बहन यू, प्यारी बच्ची, क्या तुम डर गई हो? लीशियू एक गाड़ी से बाहर कूद पड़ी और सू किंगलुओ के छोटे शरीर को अपनी बाहों में भर लिया। अपनी छोटी बेटी की अनोखी मिठास को धीरे धीरे सूंघते हुए मैं अपने बेचैन दिल को कसती रही और फिर शांत हो गई। माँ, मैं ठीक हूँ। सू किंगलुओ ने आज्ञाकारी ढंग से लीशियुए की गर्दन को गले लगाया, उसके माथे को अपने छोटे से सिर से प्यार से रगड़ा और बदले में उसे दिलासा दिया, माँ डरो मत। उसके कानों में कोमल और प्यारी सी आवाज़ गूंजी जिसने लीशियुए के डरे हुए दिल को शांत कर दिया। उसने अपने कोमल शरीर को अपनी बाहों में जकड़ लिया और अवचेतन रूप से जवाब दिया, बहन यू यहाँ है, माँ डरी नहीं है। माँ, बहन, बहू, सूहू, बहन कियाओ और दो कार से बाहर कूद पड़े और उन्हें घेर लिया। उन तीनों ने उन दोनों को घेर लिया, उनकी चिंतित आंखें सू किंगलुओ के बाएं और दाएं कभी नहीं हटीं। मैं ठीक हूँ पापा, बहन, भाई, मेरी चिंता मत करो। सू किंगलुओ ने आज्ञाकारी ढंग से अपने छोटे खरगोश के दांत दिखाए और प्यारी मुस्कान दी। कोई बात नहीं, अगली बार मनमानी मत करना, आगे की शाफ्ट पर बैठना खतरनाक है, गाड़ी बहुत तेज चल रही है,
गनीमत है कि तुम नीचे नहीं गिरे, इससे तुम्हारी माँ पूरे रास्ते चिंता में रही। सूहू ने जानबूझकर अपना चेहरा घुमाया, ऐसा लगा जैसे वह डांट रहा हो, लेकिन वास्तव में वह लाड़ प्यार से भरा हुआ था और वह इसे छिपा नहीं सका। ही किंगलुओ जानता है, पिताजी नाराज नहीं हैं। सू किंगलुओ ने जोर से अपना सिर हिलाया और खिलखिलाकर जवाब दिया। आकर्षक और मनमोहक रूप के साथ कोई भी उसे देखने के बाद उसे फटकारना बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारी बहन यू धन्य है, उसे पागल गाड़ी के सामने बैठना ठीक है। सूहू ने तुरंत अपनी कुंठा व्यक्त कर दी और अपनी बेटी से बहुत प्यार करने के कारण वह जोर जोर से शेखी बघारने लगा। आप ये कर सकते हैं, अगर आप डींग मारते रहेंगे तो वह जल्द ही स्वर्ग चली जाएगी। ली शियुए ने गुस्से से उसे थपथपाया, अपना सिर घुमाया और सू किंगलुओ के सुगंधित और कोमल शरीर को गले लगाते हुए चली गई। अरे, ईमानदारी से कहें तो हमारी बहन यू एक बैल है, कोई भी उसकी तुलना नहीं कर सकता। सूहू ने मूर्खतापूर्ण तरीके से अपनी नाक रगड़ी और अपने बच्चों के साथ उसके पीछे चला गया। परिवार को सड़क के किनारे साफ घास का एक टुकड़ा मिला और वे उस पर बैठ गए तथा दोबारा यात्रा शुरू करने का इंतजार करने लगे। तारानकन 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 तारानकन। बॉस चे, आगे क्या हुआ? क्या हम अब भी आगे जा सकते हैं? इस जगह के सामने कोई गांव नहीं है, पीछे कोई दुकान नहीं है, इसलिए आप यहां आंखें मूंद कर इंतजार नहीं कर सकते। गाड़ी के सड़क के किनारे रुकने के कुछ ही देर बाद गाड़ी में बैठे यात्री धीरे धीरे अपना संयम खो बैठे। कुछ लोगों ने अपना सिर उठाया और कुछ ने तुरंत सहमति जताई और शोर और भी तेज होता गया। कोचवान चुप था, एक सिर और दो बड़े। वह किसी और की तुलना में अधिक चिंतित था, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण वह अकेले निकलने का जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं कर सका। अब स्थिति कैसी है? सू किंगलुओ ली जियुए की बाहों में लेटी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वह अच्छे व्यवहार वाली थी, लेकिन वास्तव में छोटे किंगफिशर के साथ उसकी टेलीपैथी कभी बाधित नहीं हुई थी और वह हमेशा आगे की लड़ाई की स्थिति पर ध्यान दे रही थी। ये लगभग खत्म हो चुका है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे से लड़ाई की। भारी नुकसान हुआ, मारे गए सभी सैनिक मृत थे। घायल होने पर उन्होंने जहर खा लिया और आत्महत्या कर ली। जिस तरफ से हमला किया गया और मारा गया, वहां सिर्फ एक महिला बची थी और एक 2 साल से ज्यादा उम्र का छोटा बच्चा। महिला गंभीर रूप से घायल थी और उसे इलाज की जरूरत थी। काफी देर तक इंतजार करने के बाद उसका बहुत ज्यादा खून बह गया। अमर दा लुओ उसे बचा नहीं सका। छोटे बच्चे को कोई चोट नहीं आई, लेकिन उसका रंग बिगड़ गया था और उसकी भौहों के बीच का भाग काला पड़ गया था, मानो उसे जहर दे दिया गया हो। छोटा किंगफिशर पेड़ के शीर्ष पर खड़ा होकर लड़ने वाले दलों की हर हरकत पर नजर रखता था और सच सच बताता था। इसमें यह नहीं बताया गया कि जब घायल महिला अंतिम 2 हत्यारों से लड़ रही थी तो इससे गुप्त रूप से थोड़ी मदद मिली। महिला को भी ऐसा लगा कि उसका ये कदम दैवीय सहायता की तरह था। हत्यारे ने उसकी तलवार की नोक पर वार किया, तलवार उसके दिल में घुस गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तारानकन 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 तारानकन। पिताजी, माँ, किंगलुओ मिंगशुई काउंटी जाना चाहता है, चलो जल्दी चलें। ये सुनकर कि किसी को चिकित्सा उपचार की आवश्यकता है, सू किंगलुओ शांत नहीं बैठ सकी। अपने पिछले जीवन में वह युद्ध की देवता थी जिसने मानव जाति को बचाया था। वह हम लोगों के प्रति सहानुभूति रखती थी, इसलिए वह लोगों के जीवन और मृत्यु की उपेक्षा कैसे कर सकती थी? इसके अलावा एक बच्चा जहर खाकर मर गया था। अगर किसी ने उसे बचाने के लिए समय रहते कोई कदम नहीं उठाया तो 2 साल का बच्चा और मौत के कगार पर खड़ी एक महिला कभी भी खतरे में पड़ सकती थी। भाई कोचमैन, हमारे परिवार को मिंगशुई काउंटी जाना है, यह जरूरी काम है। क्या आप हमारे लिए सड़क पर निकलना आसान बना सकते हैं? सूहू ने अपनी सबसे छोटी बेटी से यह आग्रह सुना और तुरंत अपना मन बना लिया। बहन यू भगवान की अपनी बेटी है, इसलिए वह सही है। हाँ, चलो अब चलें। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, किसी ने तुरंत सहमति जताई। यदि आप किसी को मारना चाहते हैं तो आप उसे पहले ही मार चुके हैं, इतना लंबा इंतजार क्यों? चलो चलें, चलो चलें, हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। जब तक अंधेरा न हो जाए हम शहर में प्रवेश नहीं कर सकते, हमें रात गाड़ी में ही बितानी होगी। बॉस चे, अगर आप नहीं जाते हैं तो हमें पैसे लौटा दीजिए और हमें मुफ्त में फुरोंग टाउन वापस ले जाए। जैसे ही यह टिप्पणी सामने आई, इसने तुरंत एक मजबूत प्रतिक्रिया पैदा की। सूहू सहित सभी ने जोर से तालियां बजाईं। जाओ, कार में बैठो, तुम्हें मौत का डर नहीं है, मुझे इसकी परवाह नहीं है। जैसे ही कोचवान ने सुना कि वह पैसे वापस करना चाहता है, वह तुरंत ही गाड़ी छोड़कर चला गया और कोड़े से गालियां बकते हुए आगे की शाफ्ट पर कूद गया। चल दर। लंबे समय से इंतजार कर रहे अधीर यात्री गाड़ी में चढ़ गए। ड्राइवर ने अपना चाबुक उठाया, गाड़ी चल पड़ी और पुनः मिंगशुई काउंटी की ओर चल पड़ी। तारानकन 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 तारानकन। 2 मील की दूरी तय करने के बाद गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी और धूपबत्ती जलाने का समय आ गया। भीड़ के दुखद दृश्य के पास पहुंचते ही चेहरे पर खून की तेज गंध आने लगी।
सरकारी सड़क खून से सनी हुई थी, जगह जगह लाशें बिखरी हुई थीं और गाड़ी लाशों के ऊपर से गुजरे बिना नहीं गुजर सकती थी। आह, नरक जैसे दृश्य को देखकर वह महिला यात्री, जिसने कभी उस क्षत विक्षत शरीर को नहीं देखा था, भय से जोर जोर से चीखने लगी। यहाँ तक कि पुरुष भी भय से पीले पड़ गए और कुछ को उबकाए आने लगी। गाड़ी को रुकना पड़ा। तारानकन 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 तारानकन। पिताजी, माताजी, वहाँ कोई जीवित है। सू किंगलुओ ने बाहरी लोगों की अजीब निगाहों की परवाह नहीं की, हाथ में एक छोटी टोकरी लेकर गाड़ी से बाहर कूद गया, छोटी लड़की द्वारा बताई गई दिशा का अनुसरण किया और उस महिला की ओर दौड़ा जो अभी भी जीवित थी। अपने हाथ में लंबी तलवार पकड़े हुए वह केवल एक सांस के साथ जमीन पर गिर गया, उस महिला को पकड़े हुए जो बेहोश नहीं थी। आखिरी क्षण में जब उसने अपनी आंखें बंद की तो उसने एक छोटी लड़की को देखा जो गुलाबी मेकअप और जैद के साथ एक योगिनी की तरह दिख रही थी, बिना किसी डर के उसकी ओर भाग रही थी। यहाँ पर महाराज को बचाओ। उसने कमजोरी से अपना मुंह खोला, कमजोर आवाज निकाली और अनिच्छा से अपनी आंखें बंद कर लीं। वह मरी नहीं है। जब तक रक्तस्राव रोका जा सकता है तब तक उसके बचने की आशा बनी रहेगी। छोटे बच्चे सावधानीपूर्वक निरीक्षण करते हैं और कर्तव्यनिष्ठा से अपने स्वामियों को याद दिलाते हैं। उसके सामने खड़ा आदमी खून बहने से रोकने के लिए मरहम लगा रहा है। बाईं ओर वाला, जिस पर पट्टी बंधी है, दाहिनी ओर वाले की जेब में एक चांदी की सुई है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उनके संकेत का पालन करते हुए सू किंगलुओ तेजी से शवों के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ लोगों को बचाने के लिए आवश्यक वस्तुओं की तलाश करने लगा। उसने जो भी वस्तुएं पाईं उन्हें छोटी टोकरी में डाल दिया, महिला के पास लौटी, बैठ गई, अपनी उंगलियों से कुछ एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर तेजी से और सटीक ढंग से टैप किया और घाव पर रक्त का प्रवाह काफी धीमा हो गया। सौभाग्य से वह बेहोश हो गई, अन्यथा दर्द असहनीय हो जाता और उपचार में बाधा उत्पन्न होती। छोटा चूजा उसके कंधे पर बैठ गया, उसे उड़ते हुए चलते हुए देखा। उसने जो खंजर पाया था उसका इस्तेमाल किया, घाव पर महिला के कपड़े को काटा, रक्त स्थिर करने वाली मरहम लगाई और पट्टी बांधी। उसकी हरकतें सहज और अत्यंत फुर्तीली थीं। बहन यू, क्या आपको पिताजी की मदद की जरूरत है? जब सूहू ने अपने अत्यधिक भयभीत दिल को बलपूर्वक दबाया, दर्जनों शवों पर कदम रखा और कांपते हुए महिला के पास पहुंचा तो सू किंगलुओ ने पहले ही सभी घावों का इलाज किया था और उन पर पट्टियां बांध दी थीं। पिताजी, क्या आप गाड़ी चला सकते हैं? सू किंगलुओ ने अपना सिर उठाया और आशा भरी निगाहों से सूहू के चेहरे पर गिर पड़ा। बैठक। सूहू ने अपने दांत पीसते हुए सिर हिलाया, भले ही उसने घोड़े की लगाम को केवल छुआ हो और उसे कभी नियंत्रित न किया हो, वह इस उम्मीद के साथ इसे अपनी बेटी को दे देगा। पिताजी को घोड़े को नियंत्रित करने में मदद करो। सू किंगलुओ ने राहत की सांस ली और उसके दिमाग ने उस आवाज को छोटी चिड़िया तक पहुंचा दिया। कोई बात नहीं, ये छोटा सा चूजा एक फीनिक्स जानवर है, जानवरों का असली राजा। कोई भी जानवर उस छोटी सी लड़की के दिव्य पशु के दबाव में भय से कांप उठेगा और थोड़ा सा भी विद्रोह करने का साहस नहीं कर सकेगा। छोटे चूजे ने अपने पंख फड़फड़ाए और सरकारी सड़क के पास वाले जंगल में उड़ गया और थोड़ी देर बाद एक घोड़े को दौड़ाकर वापस ले आया जो ज्यादा दूर तक नहीं दौड़ा था। तारानकन 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 तारानकन। इस समय सू किंगलुओ दुर्घटना स्थल पर पहुंच चुका था, एकमात्र रुकी हुई गाड़ी के सामने। घोड़ा भाग गया, केवल गाड़ी का शाफ्ट छोड़कर, और गाड़ी में एक छोटे बच्चे की धीमी चीख सुनाई दी। उसने कार के पर्दे का एक कोना उठाया और अंदर देखा। वूहू! बच्चा गाड़ी के एक कोने में सिमटा पड़ा था, एक छोटी सी गेंद, एक परित्यक्त शावक की तरह दयनीय। दरवाजे के पर्दे के उठने की आवाज सुनकर ज़ियातुआनज़ी अचानक कांप उठा और डर से अपनी आंखें बंद कर लीं। डरो मत, मैं एक अच्छा आदमी हूं, मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ हूं। सू किंगलुओ का दिल कई बार ऐंठन की तरह धड़का और उसे बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। गाड़ी के शाफ्ट पर कूदकर और गाड़ी में चढ़कर वह शियातुआनजी के सामने बैठ गई और उसे धीरे से मनाने लगी। अरे, मुझ पर भरोसा करो, ठीक है। हल्की कंपन के साथ प्यारी सी दूधिया आवाज सीधे लोगों के दिलों पर छा जाती है। शियातुआनजी ने आंखें मटकाते हुए अपनी आंखें खोलीं तथा एक बच्चे की सहज प्रवृत्ति पर भरोसा करते हुए ये समझने की कोशिश की कि बाहरी लोगों की देखभाल वास्तविक थी या नहीं। अच्छा बच्चा, मेरी बहन एक अच्छी इंसान है, क्या तुम मेरी बहन पर भरोसा कर सकते हो? ये देखकर कि उसने अपनी आंखें खोली हैं, सू किंगलुओ झुकी और उसके पास पहुंची। उसकी नर्म और मोम जैसी दूध जैसी आवाज बेहद धीमी थी, जिसमें मोहकपन का आभास था। उसका गुलाबी चेहरा लगभग उसके बालों से चिपक गया था। मीठी सांस और कोमल देखभाल भरे शब्दों ने ज़ियातुआनज़ी के नाजुक दिल को सुकून दिया और उसे सहज रूप से विश्वास दिलाया कि वह एक भरोसेमंद व्यक्ति थी। वह सिहर उठा और रोना बंद कर दिया, अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा। उसका छोटा सा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ उसकी आंखों के सामने प्रदर्शित हो गया। सू किंगलुओ ने एक सांस ली, उसकी नज़र जैद जैसे बच्चे के नाजुक और साधारण छोटे चेहरे पर पड़ी और वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। अवचेतन रूप से एक नर्म और प्यारा सा बच्चा उससे भी अधिक सुंदर है।
अरे क्या तुम मेरी बहन के साथ जाओगे? यह अजीब एहसास केवल 1 सेकंड तक ही रहा। वह जल्दी से अपने होश में आ गई और थोड़ी सावधानी के साथ उसने अपना हाथ ज़ियातुआनज़ी की ओर दोस्ताना ढंग से बढ़ाया। वह उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींचना चाहती थी। आलिंगन। शायद ज़ियातुआनज़ी ने उसके इरादों को गलत समझा और उसके जवाब में उसने कांपते हुए अपनी दोनों छोटी भुजाएं फैला दी, अपनी छोटी नाक को गले लगाते हुए कमजोरी से उसे गले लगाना चाहा। कुआं। सू किंगलुओ ने छोटी गेंद को देखा, चुपके से उसके वजन का अनुमान लगाया और सोचा कि क्या उसका नाजुक और कोमल शरीर उसे संभाल पाएगा। वूहू। ज़ियातुआनज़ी उसकी झिझक से संवेदनशील हो गई, उसने दुखी होकर अपना मुंह सिकुड़ा और फिर से रोने लगी। अरे रो मत, मैं तुम्हें गले लगाऊंगा। सू किंगलुओ एक पल के लिए घबरा गई, अवचेतन रूप से आगे झुकी और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। ज़ियातुआनज़ी अनुमान से कहीं अधिक हल्का था, बिना किसी दबाव के अपनी बाहों में एक नवजात सिवेट शावक जितना हल्का। बेचारा छोटा लड़का, जहर ने उसे कमजोर कर दिया है। जब उसने राहत की सांस ली तो वह फिर से परेशान हो गई, कार से बाहर कूद गई, उसे अपनी बाहों में सावधानी से सुरक्षित किया और जितना संभव हो सके उसकी आंखों को बंद कर दिया ताकि वह बाहर का दृश्य न देख सके। ज़ियातुआनज़ी का कोमल और प्यारा शरीर थोड़ा कांप उठा, उसके छोटे हाथों ने उसकी स्कर्ट को कसकर पकड़ लिया और उसका अश्रुपूर्ण चेहरा उसके दिल से सट गया। वह सुगंध जो केवल छोटी लड़की की है, अनजाने में ही नाक की नोक में तैरती है, जिसमें मिठास का एक संकेत है जो लोगों को इसके बारे में सोचने पर मजबूर करता है। उसने अपनी छोटी सी नाक से कुड़ी, कुछ गहरी सांसें ली और मादक मीठी खुशबू के आराम में उसने रोना बंद कर दिया। तारांकन तारांकन। सूहू ने घायल महिला को गाड़ी में खींच लिया और छोटी लड़की ने घोड़े को पीछे खींच लिया और रस्सी लगा दी। ये देखकर कि गाड़ी तैयार थी, सू किंगलुओ ने ज़ियातुआनज़ी को अपनी बाहों में लेकर आगे की शाफ्ट पर छलांग लगा दी। पिताजी, जाकर माँ, बहन और भाई को बुला लीजिए। आइए इस गाड़ी में चलें। अच्छा। सूहू को अपनी बेटी पर आदतन विश्वास था, बिना किसी हिचकिचाहट के वह थोड़ी देर बाद ली जियू की माँ को वापस ले आया। इस तरह की बात का सामना करते समय ली शियुए, बहन कियाओ और दो दो सभी बहुत दुखी दिखे और वे शवों के ऊपर से चले गए, उनके पैर और पंजे डर से कमजोर हो गए थे। कियाओ जी ने अपनी आंखें ढक लीं और देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। सौभाग्य से दो दो ने उसका साथ दिया, इसलिए वह लाश पर नहीं गिरी। जब वे तीनों गाड़ी में सवार हो गए तो सूहू ने बहादुरी से गाड़ी के शाफ्ट पर छलांग लगाई, चाबुक को झटका और गाड़ी को चलाने की कोशिश करते हुए लगाम कस दी। सू किंगलुओ ज़ियातुआनज़ी को अपनी बाहों में लेकर उसके बगल में बैठी थी और आसपास के माहौल पर सतर्कता से नजर रख रही थी। छोटा किंगफिशर नीचे की ओर उड़कर आया और घोड़े के सिर पर आकर बैठ गया तथा तेज आवाज में गाते हुए घोड़े को आगे बढ़ने का आदेश दिया। उसका आदेश सुनकर घोड़ा लंबी हिनहिनाया, अपने अगले खुरों को उठाया और खड़खड़ाती हुई आवाज के साथ आगे की ओर भागा। थप्पड़। सूहू ने राहत की सांस ली, दूल्हे के रूप रंग की नकल करते हुए कुछ बार कोड़ा हिलाया और चुपचाप अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। तारांकन 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 तारांकन। घोड़ा तेजी से आगे बढ़ा और छोटे किंगफिशर के आदेश के तहत वह आसानी से मिंगशुई काउंटी में पहुंच गया, जबकि अंधेरे में शहर का फाटक बंद हो चुका था। मिंगशुई काउंटी पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ है। वेईशुई नदी की सहायक नदियां शहर के बाहर पहाड़ के तल से होकर बहती हैं और शहर में मोड़ भी हैं। पूरा काउंटी नदी के प्रवाह के साथ बसा हुआ है। काउंटी में हर जगह अर्धवृत्ताकार पत्थर के मेहराबदार पुल देखे जा सकते हैं, जमीन तक पहुंचते हुए रोते हुए विलो, छोटे पुल और बहता हुआ पानी, और दृश्य सुंदर है। सूहू एक गाड़ी में काउंटी सीट पर पहुंचे और शहर के सुंदर दृश्यों की प्रशंसा की परवाह किए बिना स्थानीय निवासियों से रास्ता पूछा और काउंटी के सबसे प्रसिद्ध चिकित्सा केंद्र जिशितांग में पहुंचे। जिशितांग में मरीजों के लिए एक अस्थायी बिस्तर है। अपने कर्मचारियों की मदद से सूहू ने बेहोश महिला को पिछवाड़े में ले जाकर परामर्श शुल्क का अग्रिम भुगतान किया और उसे अस्थायी रूप से यहां छोड़ दिया और उसकी देखभाल करने के लिए उपस्थित चिकित्सक को सौंप दिया। जिशितांग के ठीक सामने एक छोटी सी सराय थी। एक दूसरे से चर्चा करने के बाद दंपत्ति ने सराय में रुकने का फैसला किया ताकि वे मेडिकल क्लिनिक से संपर्क कर सकें और घायल महिला की देखभाल कर सकें। तारांकन 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 तारांकन। ये सराय बहुत बड़ी नहीं है, इसमें केवल 2 मंजिलें और कुल 10 कमरे हैं। सूहू ने गाड़ी को सीधे पिछवाड़े में ले जाकर घोड़ों को परिचारक को सौंप दिया, 3 खाली कमरे मांगे, 3 दिन का अग्रिम भुगतान कर दिया और परिचारक के साथ अपने परिवार को दूसरी मंजिल पर ले गया। वहां 3 अतिथि कक्ष हैं, एक सूहू और दो दो के लिए, एक ली शियुए और बहन कियाओ के लिए और एक सू किंगलुओ और शियाओटोन के लिए। चूंकि सू किंगलुओ के पास अपना एक छोटा सा रहस्य था, इसलिए चूंकि वह बोल सकती थी, इसलिए उसने अकेले एक कमरे में रहने पर जोर दिया। सूहू और ली शियुए उससे बहुत प्यार करते थे और हर तरह से उसकी इच्छाओं का जवाब देते थे, इसलिए उन्होंने उसकी इच्छाओं का भी पालन किया और उसे अकेले सोने दिया। 5 साल की बच्ची एक छोटा पकौड़ा पकड़े हुए बहुत खुश दिख रही है।
ली शियुए, क्याओजी और दोदो सभी छोटे बच्चों की देखभाल करने में उसकी मदद करने को तैयार हैं। लेकिन ज़ियातुआनज़ी ने उसके अलावा किसी और की तलाश नहीं की, और जैसे ही उसने उसे छोड़ा, वह दिल दहला देने वाला रोया, इतना रोया कि वह अपने दिल में दया महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। सुकिंगलुओ के पास ज़ियातुआनज़ी को अपने अतिथि कक्ष में ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही वह बिस्तर पर बैठी और थोड़ी देर आराम करना चाहती थी, उसने देखा कि उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया था और वह फूट फूट कर रोने लगा था, जिसके बाद उसके सामने गर्म तरल पदार्थ की एक धार बह रही थी। माँ, छोटे भाई ने मेरे ऊपर पेशाब कर दिया। दूध की नर्म, मोम जैसी आवाज़ अत्यंत व्यथित आवाज़ के साथ खिड़कियों को भेदती हुई सराय में गूंज उठी। क्या गलत? सूहू और ली शियू ए ने रोने की आवाज़ सुनी और अगले कमरे से जल्दी से वहां पहुंचे। छोटी बच्ची को मुंह सिकुड़े, दुखी और उदास और प्यार न कर पाने वाली देखकर वह हंसे बिना नहीं रह सकी। इस बिंदु पर सड़क पर सामना किए गए रोमांचकारी, भयभीत और असहज मनोदशा को अंततः एक अप्रत्याशित प्रकरण के कारण राहत मिली और पहले वाली घबराहट अब नहीं थी। तारांकन 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 तारांकन। ली शियुए नीचे गई और सराय मालिक से दोनों छोटे बच्चों को नहलाने के लिए बाथटब और गर्म पानी मांगा। ज़ियातुआनज़ी को ये समझ में आ गया कि उसने कुछ गलत किया है। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था, उसकी पलकें आंसुओं से झिलमिला रही थीं, और वह मिस सिस्टर की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अच्छा बच्चा, मुफ्त में नहाओ, मेरी बहन तुम्हें नहाकर स्वादिष्ट खाना खिलाने के लिए नीचे ले जाएगी। ली शियुए ने नहाने का पानी तैयार किया, छोटे लड़के के कपड़े दो दो करके उतारे, उसे बाथटब में डाला और उसे नहाने के लिए राजी किया। सुकिंगलुओ बाथटब के सामने बैठ गई और अपनी माँ को पानी पकड़ने में मदद करने लगी। शियातुआनजी को अपने आलिंगन से दूर जाते देख वह दुखी होकर मुस्कुराए और रोने लगी। उसने उसकी छोटी सी नाक को चुटकी से दबाया, एक चंचल मुस्कान के साथ उससे बात की और उसका ध्यान बटाया। अच्छा बेटा, बताओ बहन, तुम्हारा नाम क्या है? जुबान ए। आंखों में शिकायत के आंसू लिए ज़ियातुआनज़ी ने दयनीय भाव से अपनी छोटी बाहें उसकी ओर फैलाईं। गले लगो बहन, गले लगो। नहाने के बाद इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। मेरी बहन मुझे फिर से गले लगाएगी। सुकिंगलुओ ने अपने भीगे कपड़ों की ओर इशारा किया और जानबूझकर घृणा से भरा भाव व्यक्त किया। इसमें बदबू आ रही है, इसकी गंध अच्छी नहीं है। वूहू। ज़ियातुआनज़ी को ये बात समझ में आ गई। उसने सोचा कि युवती उसे नापसंद करती है, इसलिए उसने अपने होठों को दबाया और फिर से आंसू बहने लगे। अरे, तुम फिर क्यों रो रहे हो? सुकिंगलुओ के पास अपने गीले और गंदे कपड़े उतारने, बाथटब में उतरने और उसके साथ स्नान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दोनों प्रशंसक अज्ञानी उम्र में थे और ली शियुए को ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने अपनी हरकतें तेज कर दीं और जल्दी से दोनों बच्चों को नहलाना समाप्त कर दिया। कपड़े सुखाने के बाद मैं दोनों बच्चों को बिस्तर पर ले गई। ज़ियातुआनज़ी के पास कपड़े बदलने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन सौभाग्य से सुकिंगलुओ छोटी थी, इसलिए उसके कपड़े ठीक से फिट हो गए। ली शियुए ने शियातुआनज़ी के लिए अपनी बहन के छोटे कपड़े पहने, हल्के गुलाबी रंग के कैलिको से बनी छोटी सी चूत, जिससे उसकी सफ़ेद और कोमल छोटी भुजाएं और पैर दिख रहे थे और उसका छोटा सा चेहरा अलग दिख रहा था। छोटी गुड़िया भी इससे अलग नहीं है। युवती के कपड़े भी उसके जैसे ही सुगंधित हैं। ज़ियातुआनज़ी मिस सिस्टर के कपड़ों में बहुत खुश थी, उसे लड़कियों के कपड़े पहनने में ज़रा भी शर्म नहीं आ रही थी। जब उसने देखा कि मिस सिस्टर ने कपड़े पहन लिए हैं, तो वह उससे लिपट गई और उसे गले लगाने के लिए अपनी छोटी छोटी बाहें फैला दीं। जुबान ए। अच्छा लड़का, अगर भविष्य में तुम्हें पेशाब करना हो तो अपनी बहन से कह देना, उसे रोक कर मत रखना, उसे लंबे समय तक रोक कर रखने से तुम्हारे पेट में दर्द होने लगता है। सुकिंगलुओ ने शियातुआनज़ी को उठाया, उसके पेट पर हल्के से हाथ फेरा और उसे फिर से चूतर न बनने के विचार से बाहर निकालने के लिए गंभीरता से आग्रह किया। पेट दर्द करता है। जब ज़ियातुआनज़ी ने अपनी नाजुक छोटी उंगलियों से उसके पेट को दबाया, तो वह अचानक दर्द से कांप उठी और व्यथित होकर शिकायत करने लगी। पेट दर्द। सुकिंगलुओ ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और अवचेतन रूप से उसके पेट की ओर देखने लगी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने गलती से सही जगह पर गोली मार दी, जिससे छोटे पकौड़े में मौजूद विष उसके पेट में जमा हो गया? जुबान ए। अच्छी बनो, मेरी बहन को बताओ, तुम्हारे पेट में कहाँ दर्द है? अपने पिछले जीवन में उसने ताओवाद प्राप्त किया और एक परी बन गई, और वह चिकित्सा कौशल में भी निपुण थी। उसने हजारों वर्षों तक दुनिया भर में यात्रा की और एक साधारण चिकित्सक की प्रतिष्ठा छोड़ी। शियातुआनज़ी को जहर दिया गया था और उसने बच्चे के शरीर को जंग लगा दिया था। वह अवचेतन रूप से उसे ठीक करना चाहती थी, नहीं चाहती थी कि छोटा बच्चा फिर से बीमारी से पीड़ित हो। बहन यू, माँ तुम्हारे कपड़े धोएगी और तुम्हारे पिता बाद में आकर तुम्हें खाने के लिए कहेंगे। ली शियुए ने दोनों बच्चों के गंदे कपड़े बाथटब में फेंक दिए, बेसिन उठाया और बाहर चली गई। समझ गया माँ, सुकिंगलुओ ने मधुरता से जवाब दिया और ज़ियातुआनज़ी पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। पेट दर्द करता है।
ज़ियातुआनज़ी ने आंखों में आंसू भरकर अपनी नाभि की ओर इशारा किया। जुबान एर, अच्छे लड़के, अपना हाथ आगे बढ़ाओ और मेरी बहन को अपनी कलाई छूने दो। सू किंगलुओ ने शियातुआनजी को धीरे से मनाया, और जबकि वह ये समझ नहीं पाया कि उसकी बहन ने उसे आगे बढ़ने के लिए क्यों कहा, उसने हैरानी में उसकी कलाई पकड़ ली। कलाई की हड्डियां स्पष्ट हैं, नीली नसें उभरी हुई हैं, तथा ये हाथ में हल्का और लगभग भारहीन है। नमस्ते। उसके होठों और दांतों के बीच एक आह निकली, और नाड़ी संकेत के नाम पर उसकी भौहों के बीच एक सुनहरी रोशनी चमक उठी, और उसने उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए आंतरिक दृष्टि का उपयोग किया। थोड़ी देर बाद आंखों में कुछ गंभीरता आ गई। शियातुआनजी में जहर उसकी कल्पना से कहीं अधिक गंभीर था। न केवल आंतरिक अंग विष से नष्ट हो गए थे, बल्कि खून भी नहीं बच पाया था। रक्त में विषाक्त पदार्थों से छुटकारा पाना एक रात भर का प्रयास नहीं है। अपनी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति के साथ वह विषाक्त पदार्थों को फैलने से रोकने के लिए इसे केवल अस्थायी रूप से दबा सकती है। पूरी तरह से ठीक होने के लिए आपको दूसरा रास्ता खोजने की आवश्यकता है। जुबान एर, अच्छी रहो, थोड़ी देर बिस्तर पर लेट जाओ और मेरी बहन तुम्हारी मालिश करेगी और थोड़ी देर बाद तुम्हारा पेट दर्द करना बंद कर देगा। इसे अस्थायी रूप से दबाने का कोई तरीका सोचते हुए उसने उस प्यारे और दयनीय छोटे बच्चे को अपनी बाहों में लेकर बिस्तर पर लिटा दिया और उसे धीरे से सहलाने लगी। चलो, अपनी बाहें और पैर सीधे करो, अपनी मांसपेशियों को आराम दो, मुट्ठियां मत बनाओ, गहरी सांस लो, आराम करो, अच्छा अच्छा लड़का। शायद पेट दर्द ने ज़ियातुआनज़ी का ध्यान भटका दिया था। इस बार वह रोया नहीं और उसे आज्ञाकारी ढंग से अपने साथ छेड़छाड़ करने दिया। उसकी मोटी और लंबी पलकें समय समय पर थोड़ी कांपती थीं, जो उसकी बेचैनी को उजागर करती थीं। सू किंगलुओ अपने दुबले शरीर के साथ बिस्तर पर घुटनों के बल बैठ गई और अपनी निपुण उंगलियों से ज़ियातुआनज़ी के सिर के ऊपर से शुरू करते हुए 8 असाधारण मेरिडियन का अनुसरण किया और एक एक करके उसके एक्यूपंक्चर बिंदुओं की मालिश की। एक कोमल आध्यात्मिक शक्ति निपुण उंगलियों के माध्यम से एक्यूपंक्चर बिंदुओं तक पहुंचती है, 8 असाधारण मेरिडियन के साथ यात्रा करती है, पेट में दर्द को दबाती है और रक्त में विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालती है। पेट में दर्द बंद हो गया। ज़ियातुआनज़ी ने आराम से अपनी आंखें बंद कर लीं और थोड़ी देर बाद सो गया। पुकारना। सू किंगलुओ ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति वापस खींच ली, एक लंबी सांस ली और अपने माथे से पसीना पोंछा। वह अभी भी बहुत छोटी है और उसके डेंटियन में संग्रहित आध्यात्मिक शक्ति विषाक्त पदार्थों को दीर्घकालिक रूप से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है। गुलाबी मेकअप और जैड वाला छोटा चेहरा ज़ियातुआनज़ी के करीब था। ये सुनिश्चित करते हुए कि वह गहरी नींद में था, उसने छोटी टोकरी से एक चांदी की सुई निकाली, उसकी एक उंगली को चुभोया और मोटे काले जहरीले खून की 3 बूंदें निचोड़ दीं। जहरीले खून की 3 बूंदें वह विष थी जिसे उसने उसके डेंटियन में मौजूद सारी आध्यात्मिक शक्ति को सोखकर उसके विष संक्षारित रक्त से बाहर निकाल दिया था। यदि प्रतिदिन 3 बूंद जहरीला खून निचोड़ा जाए तो 1 या 2 साल बाद शियातुआनज़ी के ठीक होने की उम्मीद हो सकती है। बहन यू, खाने का समय हो गया है। सूहू अतिथि कक्ष के दरवाजे पर आया और अपनी प्यारी बेटी को रात के खाने के लिए नीचे आने के लिए बुलाया। शश पिताजी, अपनी आवाज़ धीमी रखें। सू किंगलुओ का दिल सदमे से धड़क उठा। वह जल्दी से बिस्तर से कूद गई और उसे कमरे में प्रवेश करने से रोकने के लिए नंगे पैर दरवाजे की ओर भागी। छोटा भाई सो रहा है, उसे मत जगाओ। ओह अच्छा। सूहू ने उसकी उंगली की दिशा का अनुसरण किया, सो रहे झेंगजियांग के शियातुआनज़ी पर नजर डाली, उसे समझा और अपनी आवाज़ कम कर दी। क्या आप खाने के लिए नीचे जा रहे हैं या आप इसे अपने पास लाने वाले हैं? पिताजी इसे पालते हैं और मैं इसे घर पर खाता हूँ। सू किंगलुओ ने भी अपनी आवाज़ बेहद धीमी रखी और पिता और पिताजी दरवाजे पर फुसफुसा रहे थे। सफलता, तुम क्या खाना चाहती हो? सूहू ने स्वाभाविक रूप से उसकी इच्छा का पालन किया। उबले हुए अंडे का कस्टर्ड, टमाटर के साथ तले हुए अंडे, चीनी गोभी के साथ उबला हुआ टोफू, बाजरा दलिया। सू किंगलुओ ने सोचा कि शियातुआनज़ी का पेट कमज़ोर है और वह ज़्यादा चिकना खाना नहीं खा सकता, इसलिए वह केवल हल्का शाकाहारी भोजन ही चाहता था। क्या आप कुछ ब्रेस्ड पोर्क, पका हुआ मांस खाना पसंद करेंगे? सूहू का मानना है कि भोजन बहुत अधिक शाकाहारी है, जो बच्चों के विकास के लिए अनुकूल नहीं है। कुछ लेना ठीक है। सू किंगलुओ ने मन ही मन सोचा, वह इसे खुद ही खा लेगी और ज़ियातुआनज़ी को ये देखने नहीं देगी। ठीक है, पिताजी इसे आपके पास लाएंगे। संतुष्ट होकर सूहू ने सिर हिलाया और सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। सू किंगलुओ ने अपने पिता को जाते हुए देखा और चुपचाप दरवाज़ा बंद कर दिया। इससे पहले कि वह पलट पाती, पीछे से ज़ियातुआनज़ी की नर्म और दुखी आवाज़ आई, बहन, जुबान एर भी मांस खाना चाहती है। सू किंगलुओ, ये बच्चा इतना परेशान क्यों कर रहा है? थोड़ी देर और सो जाओ, है ना? अगली सुबह सूहू और उनकी पत्नी बेहोश महिला को देखने के लिए सामने वाले अस्पताल गए। महिला की हालत गंभीर थी और उसे कल रात आधी रात को तेज बुखार हुआ था। सौभाग्य से उसकी देखभाल करने वाले डॉक्टर ने समय रहते इसका पता लगा लिया, दवा पी ली और खतरनाक दौर से गुजर गई।
डॉक्टर सूहू और उसकी पत्नी को अच्छे मूड में देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वादा किया कि वे 3 दिन के भीतर होश में आ जाएंगे। सूहू और उनकी पत्नी स्वाभाविक रूप से बहुत राहत महसूस कर रहे थे और उन्होंने कुछ परामर्श शुल्क का अग्रिम भुगतान किया। क्लिनिक से बाहर निकले, गाड़ी चलाए और बच्चों को दंत चिकित्सा क्लिनिक ले गए और पूछा कि क्या काउंटी में बिक्री के लिए कोई उपयुक्त प्रांगण है। ज़ियातुआनज़ी भी दरवाजे से बाहर चली गई, पूरे रास्ते छोटी बहन से चिपकी रही और इस बात पर जोर देती रही कि उसे अकेले में गले लगाया जाए। ये देखकर कि दरवाजे पर कोई व्यवसाय आ रहा है, दांत की दुकान ने स्वाभाविक रूप से इसे ध्यान से प्राप्त किया और एक विशेष व्यक्ति को पूरे सुबह परिवार को काउंटी शहर के चारों ओर घुमाने के लिए भेजा और 2 मध्यम मूल्य वाले घरों की सिफारिश की। दोनों घरों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। कम कीमत वाला घर मिंगशुई कॉलेज से बहुत दूर है और पर्यावरण भी खराब है। अधिक कीमत वाला घर मिंगशुई कॉलेज के पास है, गेट से केवल कुछ 100 मीटर की दूरी पर, आंगन उज्ज्वल और वातावरणपूर्ण है और घर अपेक्षाकृत नया है। हालांकि 3,500 टैल की कीमत पहले ही सूहू और उनकी पत्नी के बजट से बाहर थी। सभी बच्चों को कॉलेज के पास का नया घर पसंद आया और सूकिंगलुओ लगातार उसे खरीदने की पेशकश करते हुए नखरे दिखा रहा था। दंपति ने दांत पीसते हुए जमा राशि का भुगतान कर दिया तथा योजना बनाई कि पहले वे जुबाओझाई जाकर मोती बेचेंगे तथा फिर कल वापस आकर मकान का बाकी भुगतान करेंगे। दोनों ने क्लर्क से चर्चा की और डेंटल शॉप का क्लर्क स्वाभाविक रूप से सहमत हो गया। ये देखकर कि उसके पति पत्नी इसे खरीदना चाहते हैं, वे कान से कान तक मुस्कुराए। जुबाओझाई के पिछवाड़े में युवा मालिक उदास चेहरे के साथ खिड़की के सामने खड़ा था, लगातार बूढ़े गृहस्वामी से शिकायत कर रहा था। महारानी सचमुच पागल हो गई है, वह आप पर बहुत एहसान करती है, अब वह उसके लिए भी उसी स्टाइल की पोशाक मंगवाना चाहती है। उसके 40वें जन्मदिन पर अपने सज्जन को उसके साथ दावत में शामिल होने के लिए बुलाओ। आंतरिक मामलों का मंत्रालय मोती मांगने की जल्दी में है, लेकिन पूर्वी चीन सागर में एक तूफान और प्राकृतिक आपदाएं थीं। मोती प्रजनन को भारी नुकसान हुआ और उत्पादन पिछले वर्ष के 10वें हिस्से से भी कम था। लोंगन के आकार के डोंगजू का उल्लेख नहीं करना, यहाँ तक कि साधारण मोती भी खरीदे जाते हैं। ज्यादा नहीं। अरे छोटे मालिक, अपनी आवाज़ धीमी रखो, दूसरों को अपनी बात मत सुनने दो। ये देखकर कि वह उत्तेजित हो गया है, बूढ़े बटलर ने दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद कर दी और धीरे से कहा, महारानी की आलोचना करना सिर काटने जैसा गंभीर अपराध है। बेशक मुझे पता है, मैं बस गुस्सा नहीं कर सकता। शाओडोंग परिवार की भावनाएं अभी भी बहुत अधिक हैं और अगर वे इसे बाहर नहीं निकालते हैं तो वे असहज महसूस करते हैं। आंतरिक मामलों के सदन में शाही व्यापारी की श्रद्धांजलि के विनिर्देशों को हर साल अनुकूलित किया जाता है। हम व्यापारी अपना गुस्सा निकालते हैं। हमारे 40वें जन्मदिन से पहले हमें डोंगजू को पिछले वर्षों की तुलना में 2 गुना कर देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अगर हम योग्यता का भुगतान करने में विफल रहते हैं तो हमें शाही व्यवसाय से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। पिताजी इतने चिंतित हैं कि पिछले 2 दिनों में उनकी पुरानी बीमारी फिर से उभर आई है और उन्हें लगभग खून की उल्टी हो गई। महारानी द्वारा महान सम्राट का पक्ष लेना 1 या 2 साल का मामला नहीं है और शिकायत करना बेकार है।